नीतीश जी जो काम करते हैं वो काम ठीक से नहीं करते हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, कोई भी काम होता है वो आधा अधूरा काम करते हैं। जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना कुर्मी को जैसे 3% पॉपुलेशन है उस हिसाब से देना था जी। फिर ईबीसी में जिसका जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से दे देना चाहिए था। अगर जब बीसी और ईबीसी यही पैकेज रखना था तो सबका अलग अलग जाति एक्सपोज करने की क्या जरूरत थी कि किसका लेवल इससे लाभान्वित हो रहा, किसका नहीं हो रहा, जिसका नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड डायनामिक सिस्टम। यही बात मांझी जी ने उठाया भी हाथ में, लेकिन नीतीश जी तो किसी को, नीतीश जी ही नहीं, कल मैं लोकसभा में बाबू ललन सिंह को भी देख रहा था, कोई आदमी अगर बिहार के बारे में कुछ बोलता है तो जेडीयू के नेताओं का एक भाषा है रेटरिक, अरे तुमको कुछ पता है बिहार के बारे में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त जो चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें बिहार के जातीय गणना के बाद जो आफ्टर मैथ है बिहार का, और फिर 5 राज्यों के चुनाव, और फिर जो आरक्षण बढ़ाया गया, इन सब पर हम एक समुचित चर्चा करेंगे। काफी दिनों से दर्शक ये इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि चूंकि इस पर चर्चाएं और पंचनामा कई हुआ, लेकिन इसका एक समुचित जो हो सकता है एनालिसिस किसी गेस्ट के माध्यम से मैं कराऊं। तो आज हमारे साथ रजनीश कुमार जी जो हैं, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। आप इन्हें पूर्व में भी देखते रहे हमारे चैनल पर लगातार। आज जातीय गणना के बाद जो आंकड़े आए, उस आंकड़ों पर तो विवाद बहुत हुआ, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस आंकड़ों द्वारा प्रदत्त आरक्षण जो सरकार ने दिया, जिसे बढ़ाकर लगभग 15% के आसपास बढ़ा दिया गया। तो आखिर इसके फायदे सरकार को क्यों नहीं मिले? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने इस नीतीश कुमार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को और जातीय गणना को काफी प्रोत्साहित किया था, और यह भी कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस वापस आएगी या सरकार बनाएगी वहां पर इस तरीके का जातीय गणना कराया जाएगा। हालांकि 5 राज्यों के रिजल्ट जो हुए वो कांग्रेस के लिए बड़े भयावह हैं। अगर तेलंगाना में हम बात करें तो उसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं थी, कोई ऐसे राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो आखिर कमी कहां रह गई, इस पर चर्चा हम करेंगे। शुरुआती सवाल ले लेते हैं रजनीश जी। जातीय गणना के बाद जो आरक्षण बढ़ाया गया, एक बड़ा समाज बिहार में इससे नाराज है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए नीतीश जी जो काम करते हैं वो काम ठीक से नहीं करते हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, कोई भी काम होता है वो आधा अधूरा काम करते हैं। जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना एक सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा मतलब रिस्की काम था। आप सभी को कौन ऊंचा नीचा सब एक लिख दिए, आज तक यह डॉक्यूमेंटेड नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखा है हु इज अनटचेबल्स, तो उसमें उन्होंने एक लिखा है कि हिंदू धर्म का एक पॉजिटिव बात यह है कि कौन सबसे नीचे है ये आज तक डिफाइन नहीं है। कोई ना, सब अपने से नीचे किसी को एक निकाल लेता है और इससे उसका एक मनोबल बना रहता है कि वह भी ऊपर जा सकता है। हिंदू धर्म में मतलब वर्टिकल मोबिलिटी के लिए चांस है, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं। एक तो नीतीश जी ने सबको नंगा कर दिया कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, किसकी जाति क्या है। और जब सबकी जाति पता चल गई तो उस जाति के हिसाब से या तो रिजर्वेशन दे देना चाहिए था। जैसे सबसे ज्यादा परसेंटेज आया यादवों का, तो उसको कम से कम 14% पॉपुलेशन है, तो ओबीसी जो बीसी कहा गया, जिसमें जो रिजर्वेशन किया गया है, उसमें कम से कम 10% अकेले यादवों को देना था। फिर कुर्मी को जैसे 3% पॉपुलेशन है उस हिसाब से देना था जी। फिर ईबीसी में जिसका जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से दे देना चाहिए था। अगर जब बीसी और ईबीसी यही पैकेज रखना था तो सबका अलग अलग जाति एक्सपोज करने की क्या जरूरत थी? सबको नंगा भी कर दिए और गंगा भी नहीं नहाया। नहीं तो दूसरा एस्पेक्ट था कि अभी सरकार के पास एक डायरेक्ट डेटा अवेलेबल था कि टीचर का जो रिक्रूटमेंट हुआ था
करंट डाटा अवेलेबल था कि किस जाति के लोगों का ओबीसी, बीसी, ईबीसी में रिक्रूटमेंट ज्यादा हुआ है, किसका रिक्रूटमेंट कम है। मतलब क्योंकि सरकार के पास आर्थिक सर्वे भी अवेलेबल है। इस दोनों को मिला करके एक डायनामिक रिजर्वेशन पॉलिसी लाना चाहिए था। डायनामिक रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ओबीसी में इस बार यादवों का ज्यादा हो गया रिक्रूटमेंट, या ईबीसी में किसी एक जाति का मान लीजिए कि बनिया का ज्यादा हो गया, तो दूसरे बार एक कंप्यूटराइज सिस्टम हो, उससे ऑटोमेटिकली उसका रिजर्वेशन दूसरे सिलेक्शन में थोड़ा कम कर दीजिए। मतलब ओवरऑल ये हो कि जो घाटे में है आप उसको ऊपर खींच के लाइए, जो घाटे में फायदा में है तो रिजर्वेशन को माने ओबीसी का रिजर्वेशन उतना ही रखते, लेकिन उसको डायनामिक बना देते। इसको उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तीसरा पॉइंट ये था कि इसका बार बार जेडीयू वाले बोल रहे थे कि आर्थिक सर्वे कर रहे हैं कि जो लोग जैसे मुसहर जाति है उसका हालत सबसे खराब है एससी में। अब जाके देख लीजिए, लोहार जाति को एसटी में रखा गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो जैसे मुकेश सहनी है वो अपने जाति के लिए रिजर्वेशन का हल्ला, कम से कम उनको उनके जाति के हिसाब से 3% 4% रिजर्वेशन दे देना चाहिए था जी। तो एक कुछ काम तो हुआ नहीं। या जिस जाति का नौकरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्कूल कॉलेज में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप उसको एक बार पैकेज दे दीजिए। जैसे बेलदार है, नुनिया है, मुकेश जी कह रहे हैं कि निषाद है, लोहार है, उसका भले ही पॉपुलेशन 2% है, आधा %, आप उसको 4 साल 10 साल के लिए एक बार 5% रिजर्वेशन दे दीजिए, जिससे उसके माली हालात ऊपर आ जाए। और 10 साल में जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस रिजर्वेशन की आप समीक्षा कीजिए कि किसका लेवल इससे लाभान्वित हो रहा, किसका नहीं हो रहा, जिसका नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड डायनामिक सिस्टम। यही बात मांझी जी ने उठाया भी हाथ में, लेकिन नीतीश जी तो किसी को, नीतीश जी ही नहीं, कल मैं लोकसभा में बाबू ललन सिंह को भी देख रहा था, कोई आदमी अगर बिहार के बारे में कुछ बोलता है तो जेडीयू के नेताओं का एक भाषा है, रेटरिक, अरे तुमको कुछ पता है बिहार के बारे में? जो किया है तो हम लोग ही ने किया है। बिहार के बारे में क्या पता करना है कि बिहार के मैक्सिमम लोग बाहर जाते हैं? बिहार के बारे में और क्या नॉलेज लेना है कि 14% लोग ही ग्रेजुएशन करते हैं? बिहार का एक यूनिवर्सिटी ने जो टाइम्स एग्जाम, ये जेडीयू का स्लोगन है। तो ये जो नीतीश जी का काम है, कल देखिए 22,000 बीएड वाले टीचरों को हाई कोर्ट ने पंगा लगा दिया, तो कोई काम तो डिस्कस नहीं करते। अब पछतात हो क्या? अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब तो आरक्षण का दायरा भी आपने बढ़ा दिया, वो मामला अब कोर्ट में भी फंसने की संभावना बन रही है। सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है। लेकिन एक बात है कि मैं फिर वही सवाल पूरा करूंगा कि ट्रेन में 300 लोगों की सीट हो और आप 400 रिजर्वेशन कर दीजिए, तो क्या उसका फायदा मिलने जा रहा है किसी को? 300 सीटें हैं तो 300 ही ना मिलेगा। नौकरियों में जो आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है बढ़ाकर, उसमें सच्चाई यही है कि सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है। फिर जब शिक्षण संस्थानों में बात हो रही है तो शिक्षण संस्थानों की बात भी वही है, सरकार के पास ना तो इतने फंड है ना इतने पैसे हैं कि वो इन संस्थानों में जो पढ़ाई है उसको दुरुस्त करा सके, सीटें बढ़ा सके। निश्चित तौर पर यहाँ पे पेंच फंस जाता है। आप आरक्षण बढ़ाकर केवल चुनावी वादा निभाना चाहते हैं या लोगों को कुछ इसका फायदा भी मिलेगा? क्योंकि आप भी सरकार का हिस्सा है, ये सवाल बनता है आपसे। सवाल सही है आपका, लेकिन इसके लिए जितना दोषी सरकार है उतना दोषी पब्लिक भी है। जो एक आज के दिन जो लोग 4-4 बच्चा पैदा कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर देखिएगा हाई कोर्ट में बिल भी फंस जाएगा। क्योंकि ये जो बिल लाया गया है उसमें नीतीश जी ने हाउस में कहा भी है कि जिसका पॉपुलेशन बढ़ गया है उसका रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन बढ़ाना एक क्वालिटी तो नहीं हो सकता। एक तरफ देश का थ्योरी है कि आप बच्चे कम पैदा कीजिए, आपका पॉपुलेशन कम हो, तो जो लोग 4-4 बच्चा पैदा कर रहे हैं, जो 5-5 बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो सीट तो रिजर्व हो गया। अब 75% सीट रिजर्व है, लेकिन अगर कोई सवर्ण जाति का 10% सीट रिजर्व है, अब उसका बच्चा एक ही होगा तो नेचुरली उसके सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी का 5 बच्चा है, 6 बच्चा है,
तो आप 90% रिजर्वेशन दे दीजिए, तब भी आपका नौकरी होने का, स्कूल कॉलेज में सीट मिलने का, मेडिकल में सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। और सरकार इतना पैसा कहां से लाएगा? संसाधन की लिमिटेशन है। मैं एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं। आप असम का लीजिए एग्जांपल। असम में सभी जाति के लोगों का बच्चा कम है। एक ट्राइबल मैं बोलता हूं, दिमासा ट्राइब्स है, एक कार्बी ट्राइब्स है। मैं इसमें देखता हूं जो लोग 12th पास करता है उसको कहीं ना कहीं मेडिकल का सीट, चाहे आयुर्वेदिक सीट हो या एमबीबीएस हो या डेंटल सीट, 12th पास करता है उसको इस साल नहीं मिला तो अगले साल जरूर मिल जाता है। आपको मैंने आप सर्वे ले सकते हैं। उसके बाद पीएचडी, एमएससी, हर जगह आपको असम में हर जगह का लोग मिलेगा। बिहार में तो इवन फॉरवर्ड क्लास के लोग पीएचडी वाले नहीं मिले। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का दबाव कम है। यहां पर नौकरी होता है, जो लड़का आज आपको ग्रेजुएशन पढ़ते मिलेगा असम में, 5 साल बाद मिले उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो जनसंख्या का काला नाग सरकार के संसाधन को खाए जा रहा है। तो आज न कल जो लोग अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं उनको अपना पॉपुलेशन कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी संपत्ति आपके बच्चों में बांटी जाएगी, दूसरे की संपत्ति तो आपके बच्चों में नहीं बांटी जाएगी। मेन है पॉपुलेशन बढ़ाना, मेरा जो व्यू। एक सवाल और आपने बहुत चालाकी से अपने सवाल को छोड़ दिया। मैंने पूछा था कि 5 राज्यों के चुनाव में बहुत ढिंढोरा पीटे थे आप। आपके गठबंधन के लोग, ललन सिंह और बाकी लोग तो ये कह रहे थे, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव आपके नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि तुरंत भाजपा का नकाब उतार के भाजपा की औकात दिखा देंगे। सेमीफाइनल है 5 राज्य का। अगर ये सेमीफाइनल था तब तो भाजपा सरकार 24 में बना रही है, आप कहीं दूर दूर तक नहीं है। और ये आपका जो जातीय जनगणना का झुंझुना है, ये किसी काम नहीं आएगा आपके। देखिए, जातीय जनगणना वाला बात काम कर सकता था, लेकिन जो राहुल गांधी ने, ये जो करुणानिधि का पोता ईसाई जो उदयनिधि ने जो सनातन धर्म पर जो भाषण दिया, इस पर जो राहुल गांधी ने जो चुप्पी लगा लिया, ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा। क्योंकि सनातन धर्म पर जैसे ही वो ईसाई ने बोला था तो राहुल गांधी को कम से कम कंडेम करना चाहिए था, क्योंकि ये समझते नहीं है, और समझते हैं तो समझना नहीं चाहते। जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है हिंदुओं के लिए, उसका धर्म सब दिन से प्यारा। आपने जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, आपकी पार्टी ने भी कहा कंडेम किया, आप सब जिम्मेवारी डाल दे रहे राहुल गांधी पर। तेजस्वी यादव ने कहा कंडेम किया। जब अपनी आवश्यकता पड़ती है तो राबड़ी देवी छठ करती हैं, जब अपनी आवश्यकता पड़ती है तो हमने देखा कि कल मुंडन पूरे परिवार ने करा लिया बालाजी दर्शन के दौरान। लेकिन जब सनातन की बारी आती है तो कहीं ना कहीं आप भी चुप हो जाते हैं, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी चुप हो जाते हैं। नहीं हुए। हमने सनातन धर्म पे उदयनिधि का बहुत से अच्छे से पानी डाल के उसको जूते लगाया था, क्योंकि जब हिंदू धर्म पर कोई हमला होगा, क्योंकि ये जो हिंदू धर्म है तभी ये भारत राष्ट्र है, और उसी के बाद आप ब्राह्मण है, चाहे कोई यादव है, चाहे कोई ओबीसी है, चाहे ईबीसी है, कहते हैं छत रहेगा तभी आप घर का बंटवारा कर सकते। जब छत ही नहीं रहेगा, जब आप हिंदू ही नहीं है, तो आपको किस बात का फायदा मिलेगा? किस बात के लिए आप आएंगे लड़ने? किस बात का वोट मिलेगा? ये समझ राहुल गांधी को नहीं है। इसके कारण से राहुल गांधी ने पूरा लाहेब किया है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, अगर ये नीतीश जी को आगे करके चुनाव लड़ा जाता, और 4-5 पॉइंट है जिसपे कांग्रेस को स्पष्ट होना पड़ेगा। और दूसरा, ये ओबीसी वाला जो है जातीय जनगणना, ये ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा, क्योंकि ओबीसी, ईबीसी सभी जातियों को इसका लाभ मिल ही रहा है। आज देश का राष्ट्रपति है एसटी समाज से, प्राइम मिनिस्टर है ओबीसी समाज से, होम मिनिस्टर है ओबीसी समाज से, कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, सेना का कोई अध्यक्ष, बड़े बड़े सारे जगह पे सभी जाति के लोग हैं, कहीं भी ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए ये जो तर्क है ये ज्यादा दूर चलने वाला नहीं है। चलेगा विकासवाद का तर्क। जब तक विकास का पैकेज और कंक्रीट, कांग्रेस की सरकार कहीं परफॉर्म भी नहीं कर रही थी। राजस्थान का आप हाल देखे थे अशोक गहलोत साहब का, क्राइम पीक पे था, दलितों पे अत्याचार हो रहा था, तो राहुल गांधी फेल हो गए। छत्तीसगढ़ क्यों गड़बड़ा गया आप लोग का? छत्तीसगढ़ में तो आप लोग ढिंढोरा पीट रहे थे कि कहीं दूर दूर तक भाजपा नहीं है। गलती हो गई आप लोगों से।
जनता का मिजाज समझ नहीं पाए। हम लोगों से नहीं हुई। वो जो राहुल गांधी जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पनौती बोल दिया, और जो राहुल गांधी ने जो सनातन पर स्टैंड नहीं लिया, तो आप जानते नहीं है, ओबीसी ईबीसी सबको ये धर्म प्यारा है। जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ सजाया था मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध, तो 5 लोग जो पंज प्यारे बने थे, उसमें एक क्षत्रिय था, एक जाट था, और 3 जिसको राहुल गांधी शूद्र या अनटचेबल्स कहते हैं, 3 वही लोग थे। तो सब दिन से धर्म रक्षक रहा है, तो इसलिए ये बात ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं, कांग्रेस को अमेंड करना पड़ेगा। इसी चक्कर में मुझे लगता है गया है छत्तीसगढ़। जी, अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार आसपास के राज्यों का दौरा करेंगे। बगल में जा रहे हैं वो झारखंड, फिर बंगाल जाएंगे। खबर आ रही है कि फूलपुर जा रहे हैं बनारस वनारस, वहाँ अब कह रहे उत्तर प्रदेश में अपना हम पकड़ बनाएंगे। इनकी पार्टी का हश्र जो हुआ था, 40-45 वोट लेकर आई थी राजस्थान और बाकी जगहों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी थी पार्टी इनकी। ऐसे में जो दावा कर रहे हैं कि फूलपुर लड़ेंगे, मोदी के खिलाफ बनारस लड़ जाएंगे, ये कहां तक आपको उचित लग रहा है? नहीं, अकेला नीतीश जी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो सारे विपक्षी दल का कंबाइंड प्राइम मिनिस्टर फेस होंगे, तो निश्चित रूप से फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा कि राष्ट्रवाद पर विपक्ष का क्या स्टैंड होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान की कुटाई की है, अच्छे से देश को आतंकवादी हमलों से बचाया है। तेल क्राइसिस में अभी देखिए कि कैसे रूस से तेल खरीद के देश को बचा लिया। आज मैं डेड श्योर, यही कांग्रेस की सरकार रहती तो सारे कांग्रेसी पैसा बना के मालो माल हो गए रहते, जैसे 2G घोटाला में कांग्रेसी मालो माल हुए थे। तो इस तरह का एक काउंटर आज के दिन के बड़े चिंतक योगेंद्र यादव कहते हैं कि विपक्ष को प्रतिपक्ष बनना होगा। तो राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक्स, एम्प्लॉयमेंट, इस पर एक अल्टरनेटिव, और फार्मर एक अल्टरनेटिव प्लान पेश किया जाएगा। और नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अगर चुनाव लड़ा जाए तो टक्कर होगा। लेकिन अगर कांग्रेस अलग थलग करके करेगी तो कांग्रेस का वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होगा, फिर नीतीश जी भी नहीं सक्सेसफुल होंगे। आखिरी सवाल है मेरा रजनीश जी, एक तरफ बिहार सरकार आरक्षण बढ़ा रही है, दूसरी तरफ शराबबंदी से एक बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है। हमने तो बहुत चर्चा इस पर की, लेकिन अब सरकार शायद इस पर सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। क्या कहना चाहिएगा, ये सर्वे या ये सब करने से कोई फायदा है क्या? मैं तो साफ कह रहा हूं, यह पूरी की तरह नीतीश कुमार जी की, आरजेडी को इससे हटा दीजिए, उन्हीं का फाइनेंस मिनिस्टर या वित्तीय अनुशासनहीनता है। सरकार के पास यूनिवर्सिटी के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा नहीं है, कॉलेज के लिए पैसा नहीं है, नौकरी के लिए और तरह तरह के सर्वे कराने के लिए पैसा है। ये वित्तीय अनुशासनहीनता है जो शराब पर सर्वे कराने जा रहे हैं। शराब पे आप क्या सर्वे कराना चाहते हैं? कितना लोगों को आपने जेल में ठूस रखा है। एक भला आदमी, आप एक आदमी को शराब पीने के लिए ले जाते हैं, और बिहार के जेल का क्या कंडीशन है, एक दिन आप चलाइए उस पर, नरक से बदतर हालत है। तो सरकार के पास देखिए, निकाय चुनाव करा लिया, वो भी सुन रहा है कोर्ट में फंसने वाला है। तो सारा अभी जातीय जनगणना पे सर्वे कराया, तो खाली सर्वे के नाम पे पैसा वेस्ट कर रहा है। उसमें जो शराब का जो सर्वे होगा, यह पूरी तरह से वित्तीय अनुशासनहीनता है। मैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं से, आरजेडी के टॉप लीडरशिप से, और जो सरकार में जो लोग हैं, और इवन राज्यपाल साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि नीतीश कुमार सरकार के इस सर्वे पे होने वाले अपव्यय को रोके, कि इस केंद्रीय सरकार इसके वित्तीय अनुशासनहीनता को रोके। ये कुछ नहीं है, पैसा का गोलमाल का जुगाड़ है। जैसे 1800 करोड़ का पुल ने हवा में उड़ गया जी। इसी तरह आजकल पैसा बनाने का जुगाड़ होगा, जैसे चुनाव में। एक एग्जांपल देता हूं, घोघराहा में, दरभंगा में सुन रहा हूं कि सुलिस गेट बनेगा। हम लोग सब दिन से कह रहे हैं कि बिहार में कभी सुलिस गेट खुलता नहीं है। वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी ऐसा ही गोल बिना मतलब का। उसमें हम लोग कह रहे थे ऑटो स्विच, तो ये सुलिस गेट बना रहे जिसका कोई यूज ही नहीं है। तो ये बेवजह का अपव्यय है, खर्च बिना मतलब, सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता। जी, तो दर्शकों, हमने
शराबबंदी पर जिस तरीके से सरकार का एक सर्वे आ रहा है उस पर भी चर्चा की हमने। जातीय जनगणना और उस पर उसके बाद जो 5 राज्यों के चुनाव का आफ्टर मैथ है उस पर भी चर्चा की। आगे हम शराबबंदी पर एक बहुत वृहद चर्चा आपके समक्ष लेकर आएंगे जिसमें रजनीश जी हमारे साथ होंगे, जिसमें हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये शराबबंदी का जो एक फैसला नीतीश कुमार का, ये कैसे सरकार के गले के रस्सी की तरह हो गया है और धीरे धीरे करके सरकार अपने ही गले की लगाई गई रस्सी से अपना ही जो कहा जा सकता है गला घोंट रही है और इससे कहीं ना कहीं बिहार के आगे बढ़ने की भी जो संभावनाएं हैं वो लगातार सीमित होती जा रही हैं। सर्वेस पर हमने चर्चा की, निश्चित तौर पर ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। रजनीश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सार्थक चर्चा में हमारा सहयोग किया। अगली कड़ी में जल्दी ही मुलाकात करते हैं दर्शकों, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।